हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अविनाश शर्मा। बच्चों, आज का मोटिवेशनल कोट हम पढ़ते हैं। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बच्चों, मतलब कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आइए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, क्या दिख रहा है बच्चों आपको? सेल। सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। अब बच्चों, आप जानते हो कि पूरे हमारे वर्ल्ड में दो तरह के दो तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। ठीक है बच्चों, आइए डिटेल में समझते हैं। तो जो नॉन लिविंग चीज़ होती है बच्चों, उनमें आप जानते हो क्या क्या होता है। पहले एटम, एटम्स एटम्स से बनता है बच्चों मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और बच्चों ये कंपाउंड रिएक्शंस करते हैं। आपने सुना होगा रिएक्टेंट विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में। और ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। दिस इज केमिकल रिएक्शन। चलो बच्चों, नॉन लिविंग के बारे में तो समझ में आ गया। एटम्स से मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन गए और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और बच्चों कभी कभी यहाँ पे कैटालिसिस भी काम करते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों आइए लिविंग के बारे में समझते हैं। लिविंग के बारे में समझते हैं। बच्चों जो लिविंग होगा उनमें सेल जरूर होगा, क्योंकि सेल को बोलते हैं द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, जो लिविंग होगा उनमें सेल जरूर होगा। अब आपको बताएं बच्चों, ओशियन यानी समुद्र, समुद्र के अंदर क्या थे? ये नॉन लिविंग चीज़ें थी। समुद्र के अंदर एटम था। ठीक है, चलो एटम्स ने बच्चों इवाल्व करके बना लिया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बच्चों बन गया कंपाउंड, और बच्चों कंपाउंड बनने के बाद इन्हीं से बन गई फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट प्रिमिटिव सेल को बोलते थे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों ये और एडवांस हुए तो क्या बनी? बनी फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होने लगा? डेवलपमेंट होने लगा। डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है बच्चों, अब आप समझो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुई है, तो आप बताओगे ओशियन से। ठीक है, और सेल किस चीज़ का बना है? बच्चों सेल तो केमिकल का ही बना है ना, यानी नॉन लिविंग चीज़ें। देखिए एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ठीक है, उसी प्रकार एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन्हीं से तो सेल बना है। यानी सेल इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और चूंकि बच्चों सेल के अंदर लाइफ है तो हम इन मॉलिक्यूल्स को बोल देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था नॉन लिविंग में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था, सेम सब कुछ वैसा ही होगा। देखो सब कुछ वैसा ही होगा। कैसे, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा? नॉन लिविंग से ही लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और बच्चों ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुई है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड इन ओशियन। और सेल किसका बना है बच्चों? सेल बना हुआ है ये नॉन लिविंग चीज़ों का।
सेल किसका बना हुआ है? नॉन लिविंग चीज़ों का ही बना हुआ है, यानी नॉन लिविंग से ही लिविंग का विकास हुआ है। बच्चों ये थ्योरी प्रूव भी की थी, किसने प्रूव की थी? ओपैरिन एंड हेल्डन। ओपैरिन एंड हेल्डन ने प्रूव की थी। आपको पता है, आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नॉन लिविंग चीज़ों से ही बच्चों लिविंग चीज़ों का विकास हुआ है। और कैसे, आपको बताया मैंने अभी प्रोकैरियोटिक सेल बनी पहली बार, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बन गई। और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुई बच्चों? सेल। मतलब जो जिंदा है, जो जीवित है, उसके अंदर सेल जरूर पाया जाएगा, और जो जीवित नहीं है यानी निर्जीव है, उसके अंदर सेल नहीं पाया जाएगा। अब बच्चों एक और सिमिलरिटी देख लो। अभी हमने बोला था जो मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर बंद हो गए उन्हें हमने बोला बायोमॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। जो मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर बंद हो गए उनको हमने बोला बायोमॉलिक्यूल। अच्छा बच्चों, अगर हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स बंद हो गए हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होगी, लेकिन हमारे अंदर इन रिएक्टेंट्स को बोलने लगते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलने लगते हैं? सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट भी बच्चों प्रोडक्ट में बदलता है। सब कुछ देखो सेम टू सेम हो रहा था। जैसा कि नॉन लिविंग्स में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, हम लिविंग्स के अंदर यानी सेल्स के अंदर सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और बच्चों जैसे यहाँ पर कैटलिस्ट की ज़रूरत थी, रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा दे रहा था, वैसे यहाँ भी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है बच्चों। उन कैटलिस्ट का नाम बता दूँ, एंजाइम। उन कैटलिस्ट को एंजाइम्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एंजाइम्स। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पे सिमिलरिटी है। रिएक्टेंट्स को क्या बोलने लगे? सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट को अभी भी प्रोडक्ट बोल रहे हैं। कैटलिस्ट का नाम बच्चों एंजाइम्स है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और देखिए, और इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते थे बच्चों, इस रिएक्शन को भी रिएक्शन ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बच्चों बताओ, जो रिएक्टेंट था वो सबस्ट्रेट कहलाने लगा, जो प्रोडक्ट था अभी भी प्रोडक्ट कहला रहा है, जो कैटलिस्ट था वो एंजाइम है, ठीक है बच्चों। केमिकल रिएक्शन शरीर के बाहर चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर के अंदर चलती है। और बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट जरा बताइए क्या होगा? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट इज सेल। तो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और बच्चों हमारी सेल लिविंग क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके अंदर चल रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हमारे सेल को लिविंग माना जाता है। बच्चों बताइए, अगर आपसे पूछा जाए अवर सेल इज लिविंग, इसका कारण क्या है? आप बताओगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों उपापचयी अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। आई थिंक कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये जान ही चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल जरूर पाया जाता है, और सेल की लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए, सेल को लिविंग स्टेट मेंटेन करने के लिए कौन सी रिएक्शन चलती है? जल्दी बताइए। मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हम सब जीवित हैं। जब हमारी डेथ होती है तो ये रिएक्शन रुक जाती है, और तब देखिए हमारा शरीर अभी भी है, हमारे शरीर के अंदर सेल भी होती है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलती है, इसीलिए हम डेड ऑर्गेनिज्म कहलाने लगते हैं। चलिए बच्चों, सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपके सिलेबस में 5 किंगडम है बच्चों, या आपने सुना भी होगा। ये दिया था R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने, R.H. विटेकर 1969 में, ठीक है बच्चों। सबसे पहला किंगडम है, किंगडम 1 मैं लिख देता हूँ। किंगडम 1 है मोनेरा। दूसरा किंगडम है बच्चों प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है बच्चों फंजी। फिर बच्चों चौथा किंगडम है प्लांटी, और पांचवा किंगडम है बच्चों एनिमेलिया। एनिमेलिया। मोनेरा में बच्चों बताएं आपको, जब कोई भी सेल पहली बार बनी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होगा उसके शरीर के अंदर सिंगल सेल रही होगी। तो सिंगल सेल, सिंगल सेल, वो भी कैसी सेल थी? ऐसी सेल थी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी।
इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी। मतलब बच्चों सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट सेल थी, नंबर था सिंगल और सेल कैसी थी, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल उसे बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, यानी न्यूक्लियस बहुत लेस डेवलप्ड हो। तो बताइए बच्चों, दुनिया में जो पहला ऑर्गेनिज्म बना उसके शरीर के अंदर कितनी सेल थी, 1। क्योंकि चीज़ें कैसे होती हैं, हमेशा चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती हैं। अभी आपने देखा सिंपल चीज़ों से ही हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ों का विकास हुआ है। पहले आपने ABCD सीखी, तभी तो आप सेंटेंस बनाना सीख पाए ना। तो बच्चों बताओ, दुनिया में जो पहला ऑर्गेनिज्म आया उसमें शरीर में एक सेल था और वो सेल थी प्रोकैरियोटिक। उसको रख दिया गया बच्चों कहाँ पर, मोनेरा में, उसको रख दिया गया मोनेरा में। अब आपसे कोई पूछा जाए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कहाँ रखा गया है, मोनेरा में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं बच्चों जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। चलिए, किंगडम 2 प्रोटिस्टा। अब बच्चों सेल का और विकास हो गया होगा। अभी भी सेल का नंबर 1 ही है बच्चों, अभी भी सेल सिंगल ही है, लेकिन क्या हुआ, वो सेल थोड़ी एडवांस हो गई। और जब बच्चों सेल एडवांस हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मतलब ये इनमें इस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें सेल का नंबर तो एक ही है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड हो गया है। तो बच्चों बताओ कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। बच्चों पॉपुलर एग्जांपल बता दूं, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम डिटेल में आपको पता होगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा आपको। किंगडम 3 में बच्चों क्या हुआ, अब यूनिसेलुलर से, लेकिन सेल का न्यूक्लियस तो एडवांस हो गया, सेल तो एडवांस हो गई, लेकिन सेल का नंबर भी तो बढ़ना चाहिए ताकि काम भी तो बढ़ जाए। वैसे एक ही सेल को सारा काम करना पड़ रहा है। बच्चों ये दोनों सेल कैसी हैं, यूनिसेलुलर। तो बताइए सारा का सारा फंक्शन इसी सेल में करना होगा, मतलब शरीर का सारा भार इसी एक सेल पर है। मतलब परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सब कुछ एक ही सेल को करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर बच्चों। और बताइए, एक सेल दूसरी सेल पे डिपेंड नहीं करेगी। मान लो ये एक अमीबा है, ये दूसरा अमीबा है, तो बच्चों बताइए क्या एक अमीबा दूसरे अमीबा पे डिपेंड करेगा, नहीं, क्योंकि दोनों यूनिसेलुलर हैं तो अपना अपना काम खुद करेंगे, किसी और से इसका मतलब नहीं है। तो यानी क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब बच्चों बताइए सेल के नंबर तो बढ़ गए होंगे, सेल के नंबर बढ़ गए तो सेल हो गई मल्टी सेलुलर। अब सेल हो गई होगी मल्टी सेलुलर। बच्चों इनमें क्या हुआ, सेल ने यूनाइट करके टिश्यू बना लिया, सेल ने यूनाइट करके टिश्यू बना लिया। तो बताइए फंजी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फंजी में टिश्यू लेवल तक का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मतलब फंजी का शरीर या फंजाई का शरीर, इसको कवक भी कहते हैं बच्चों हिंदी में, कवक, कवक का शरीर, ठीक है, या तो सेल का बना होगा और या फिर टिश्यू लेवल तक का बना होगा। यानी देखिए चीज़ों का विकास और ज़्यादा हो गया। अभी तक यहाँ पे टिश्यू नहीं बन पाया। बच्चों टिश्यू की परिभाषा बताएंगे, टिश्यू इज़ द ग्रुपिंग ऑफ सेल। जब एक ही सेल है तो फिर कैसे ग्रुप में आएगी, अगर एक ही मेंबर है तो कैसे ग्रुप में आएगा, तो यहाँ टिश्यू नहीं बन पाया। और ना यहाँ ऑर्गन बन पाएगा, क्योंकि टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं बच्चों, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो यूनिसेलुलर में टिश्यू कभी नहीं बन पाएगा, ऑर्गन कभी नहीं बन पाएगा, ऑर्गन सिस्टम कभी नहीं बन पाएगा। आगे चलते बच्चों और विकास हुआ, और विकास हुआ, और विकास हुआ। तो यहाँ पे सेल से टिश्यू तो बन ही गया था, कुछ में सेल से टिश्यू बन गया था और टिश्यू से कुछ में ऑर्गन बन गया था। बच्चों ऑर्गन के कुछ नाम बताइए प्लांट के, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्तियाँ, ये सब इनके ऑर्गन के नाम है बच्चों। बताइए अगर आपसे पूछा जाए किसमें सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यानी किसका शरीर सेल लेवल तक का, टिश्यू लेवल तक का और ऑर्गन लेवल तक का बना हो सकता है, तो आप बताएंगे प्लांटी, प्लांटी। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ और इवोल्यूशन हो गया, और ज़्यादा विकास हो गया। तो बच्चों यहाँ पे पहले सेल थी, सेल से बहुत सारी सेल ने मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू बनाया। बच्चों टिश्यू ने मिलकर के क्या बना लिया, ऑर्गन। बच्चों ऑर्गन ने मिलकर क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम।
तो बच्चों सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है? एनिमेलिया। और सबसे लेस एडवांस मोनेरा। ठीक है, तो ये देखा आपने। ऑर्गन सिस्टम के जैसे एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। समझ गए ना बच्चों? क्लियर? अब आप बताओ बच्चों, सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कहाँ रखा गया? मोनेरा। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया? तो प्रोटिस्टा, और इनको रखा गया था मोनेरा में। फिर मल्टी सेलुलर, जिनमें सेल लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन था और टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको फंजाई में रख दिया गया। बच्चों बताइए, जिनमें सेल लेवल का भी था, टिश्यू लेवल का भी था, ऑर्गन लेवल तक का था, उन्हें प्लांटी में रखा गया। इससे और एडवांस आ गए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गया, उनको एनिमेलिया में रखा गया। तो सबसे एडवांस एनिमेलिया, सबसे लेस एडवांस मोनेरा। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, सेल सबके अंदर है। तो बच्चों हमने क्या सीखा? सेल इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल को जिंदा रखने के लिए जो रिएक्शन चलती है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए हमारे सेल में, क्योंकि हमारी सेल काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए, इसीलिए इसको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है? एंजाइम्स। आई होप सो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ नया भी मिला होगा। बच्चों हर वीडियो ध्यान से देखिए, आपको यूनिक चीज़ दे रहा हूँ जो किसी बुक्स में जल्दी इस तरह से सिस्टमैटिकली नहीं लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी अरब, बिलियन का मतलब अरब, आज से 4.5 अरब साल पहले अर्थ बना था। आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्टेबल हाइड्रोस्फीयर 4.2 बिलियन ईयर एगो पहले बना था। ठीक है बच्चों, प्री बायोटिक केमिस्ट्री यानी कि जो केमिकल्स जो थे, जब लाइफ नहीं बनी थी उससे पहले जो केमिकल बने थे वो इस तरह के केमिकल बने थे। इन केमिकल के नाम बताए देता हूँ हिंट दे करके। फैट बन चुका था, कार्बोहाइड्रेट बन चुका था, प्रोटीन बन चुका था, ये सारे बन चुके थे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वगैरह, ये सारी चीज़ें, अमीनो एसिड बन चुका था, और भी बहुत सारे कंपाउंड बन चुके थे। फिर देखिए बच्चों क्या हुआ, फिर प्री आरएनए वर्ल्ड यानी आरएनए बनने के लिए विकास, आरएनए बनने लगा, आरएनए धीरे धीरे बनने लगा। तो ये 4 बिलियन ईयर एगो पहले आरएनए, उसको बोलते हैं प्री आरएनए वर्ल्ड। बच्चों जब आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगा तो उसको आरएनए वर्ल्ड कहते थे, आरएनए वर्ल्ड कहते थे। फर्स्ट डीएनए और प्रोटीन लाइफ यानी पहली बार लाइफ बन गई। ये लाइफ लगभग यहाँ लिखा हुआ है 3.6, तो आप एग्जैक्ट बता दो 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बना। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बन गया बच्चों, यानी पहली बार बैक्टीरिया का निर्माण हो गया। उसके बाद बच्चों, उसके बाद लाइफ डाइवर्जिफाइड आ गई, यानी फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल उसके बाद बना होगा, आगे चल के फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना होगा। उसके बाद बच्चों मल्टी सेलुलर बन गए होंगे। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है, पहले मोनेरा बना, फिर प्रोटिस्टा बना, फिर फंजी बनी, फिर प्लांटी बनी, फिर एनिमेलिया बना। ठीक है, आई होप सो आपने सब कुछ को रिलेट कर लिया होगा। बच्चों ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट डेट से याद रखिएगा। पहली बार अर्थ जो है 4.5 अरब साल पहले बना। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल अभी बताया लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले बनी थी और उसका नाम था बैक्टीरिया। ठीक है, यानी हमारे सबसे पुराने जो रिश्तेदार हैं वो बैक्टीरिया हैं। फिर बच्चों देखिए, ऑक्सीजन निकालने वाले ऑर्गेनिज्म पहली बार बने थे, यानी बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया बना, उसी ने पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन निकाली। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स की ओरिजिन 1.5 बिलियन ईयर एगो पहले हो गई और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, इसीलिए लिखा है फर्स्ट न्यूक्लिएटेड सेल। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस था लेकिन लेस डेवलप्ड था, और यहाँ फर्स्ट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था। और बच्चों 0.5 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। बच्चों ओपैरिन और हेल्डन ने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग चीज़ों से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। नॉन लिविंग चीज़ों से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। ठीक है बच्चों, और यानी इनमें सेल बनी। बच्चों इस बात को प्रूफ किया था स्टैनले मिलर एंड यूरे ने।
स्टैनले मिलर एंड यूरेने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये फिगर इसलिए दिखा दिया ताकि आपको याद हो जाए कि ओपेरिन और हेल्डन को सपोर्ट किसने किया था। ओपेरिन एंड हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था स्टैनले मिलर एंड यूरे ने, और बच्चों सही पाया गया। इसीलिए हम इस थ्योरी को लगभग सही मानते हैं जब तक कि कोई इससे बेस्ट थ्योरी ना आ जाए। मेरा एक आपसे क्वेश्चन बच्चों, क्या वायरस को सेल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वायरस को सेल नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, सेल तभी बोलेंगे क्योंकि वायरस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना है, सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। बच्चों सेल बनने के लिए क्या शर्त बताई थी? सेल में लाइफ होनी चाहिए, और वायरस के अंदर लाइफ नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे सर वायरस के अंदर लाइफ नहीं तो हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है? एक्चुअली वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए वायरस में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलती। जैसे ही हमारे सेल में आता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमारे सेल में आता है या हमारे शरीर में आता है तो इसको मिल जाता है मेटाबॉलिक एंजाइम। मेटाबॉलिक एंजाइम बच्चों, हमारी सेल में मेटाबॉलिक एंजाइम है, इनकी सेल में मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं है। तो जब तक ये हमारे शरीर के बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग होता है, क्योंकि इसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलती। जैसे ही ये हमारी सेल के अंदर प्रवेश करता है तो ये हमारा मेटाबॉलिक एंजाइम यूज़ करता है और अपने डीएनए या आरएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है। इस प्रकार एक वायरस से अनेकों वायरस हमारे शरीर में फैल जाते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायरस सेलुलर है कि नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। फिर आपसे पूछा जाएगा जब हमारे शरीर में आता है तो ये क्यों डिवाइड करने लगता है? आप बताइएगा, क्योंकि हमारे सेल के पास मेटाबॉलिक एंजाइम है और इसी एंजाइम से मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। तो बच्चों बताइए, यही मेटाबॉलिक एंजाइम ये वायरस यूज़ कर लेगा और अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कर लेगा और बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना लेगा, जिससे क्या होगा, ये अब लिविंग माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा। तो ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, देखा जाए तो। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों? आइए थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब ये बेसिक यूनिट है। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चर बनाएगी कि फंक्शन परफॉर्म करेगी कि दोनों करेगी। दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेल। मतलब सेल सबसे छोटा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब एनीबडी लेस देन द सेल डज नॉट एग्जिस्ट द लाइफ। मतलब सेल से कुछ भी छोटा नहीं हो सकता जिसमें जीवन सस्टेन कर सके। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी आपको बताऊंगा। द फर्स्ट सेल कम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉर्क। मतलब आपने सुना होगा कॉर्क। कॉर्क से बच्चों पहली बार सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। आप सब ने इनका नाम सुना होगा, लगभग 1600 में। ठीक है, और उसके बाद देखिए पहली बार इन्होंने जो सेल खोजा था बच्चों, वो जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो कॉर्क की सेल खोजा था। और बच्चों कॉर्क कैसा होता है? कॉर्क होता है नॉन लिविंग। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल खोजी जिसने थी वो कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन उन्होंने कौन सी सेल खोज दी थी? नॉन लिविंग, क्योंकि कॉर्क नॉन लिविंग है। तो पहली बार बच्चों लिविंग सेल को किसने देखा और स्टडी किया? पहली बार लिविंग सेल को देखा भी था और डिस्क्राइब भी किया था। किसने? एंटोन वॉन लुवेनहॉक, जो कि एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों? इन्होंने बैक्टीरियल सेल को रेन वाटर से देखा था। न्यूक्लियस की खोज एज ए सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में, ठीक है बच्चों, की गई। और जो न्यूक्लियस था वो पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? फ्रांस बाउर ने। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ऑप्शन बड़ा कम मिलेगा आपको ये ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा डिटेल स्टडी किसने की थी? डिटेल स्टडी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, न्यूक्लियस का नाम आते ही रॉबर्ट ब्राउन, और जबकि सेल का नाम आते ही रॉबर्ट हुक को बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसी तरह बच्चों मैंने न्यूक्लियोलस का भी बता दिया कि न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? फोंटाना ने डिस्कवर की थी। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ना हो, इस तरह के बच्चों न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा। इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं बच्चों इंसिपिएंट न्यूक्लियस।
इनसिपिएंट न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरी सेल ऐसी थी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इनसिपिएंट न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये वाली जो सेल होती है इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों, और भी अंतर होता है लेकिन मेन आपको अंतर बता रहा हूँ। प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी लेस डेवलप्ड, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। इसको क्या नाम देंगे बच्चों, बताइए जल्दी से। इसको नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो इसको यूकैरियोट, यू मतलब बच्चों वेल डेवलप्ड और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो समझ में आया कि सेल दो टाइप की होती है। एक होती है कैसी, एक होती है जो लेस डेवलप्ड होगी और एक ऐसी होती है जो वेल डेवलप्ड होगी। आइए बच्चों जरा पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों कैसी होती है ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रही, जैसे ही बात आएगी प्रोकैरियोट्स की, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया सेल इसका एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बच्चों किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले बाहर बाउंड्री होगी तो उसमें 3 लेयर पाई जाएगी। सबसे पहली लेयर कैप्सूल होगी, उसके बाद बच्चों सेकेंड लेयर होगी जो सेल वॉल, और जो थर्ड लेयर होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों इसी को। और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई। और बच्चों बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर पाया जाता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पाइलस या पिली कहते हैं। पाइलस या पिली कहते हैं बच्चों। ठीक है, और देखिए और क्या पाया जाता है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह पे फोल्डेड हो जाता है, और फोल्डेड होकर के ये मीजोसोम बना लेता है। और बच्चों मीजोसोम क्या करता है, दिस इज द साइट फॉर रेस्पायरेशन। साइट फॉर रेस्पायरेशन मतलब जैसे हमारे सेल में रेस्पायरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के समान है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है। उसके अलावा बच्चों साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ही बच्चों होता है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बच्चों जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं एरिना ऑफ द सेल। एरिना ऑफ द सेल यानी जहाँ पे सारा एक्शन होता है उसे बोलते हैं एरिना। बताइए बच्चों, एरिना ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बच्चों देखिए लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और मैंने बोला था अभी अभी इनसिपिएंट न्यूक्लियस, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। और बच्चों इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा, और लेकिन बता दूं एक ही क्रोमोसोम होता है, नंबर में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं। और बच्चों क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। ठीक है, तो देखिए डीएनए इसमें लिखा है इसीलिए सिंगल डीएनए पाया जाएगा, एक क्रोमोसोम बराबर एक डीएनए। तो बच्चों इसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। और बच्चों इसका डीएनए जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे कैसे होता है, सर्कुलर। कैसे होता है, सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता। हमारा कैसा होता है, हमारा लीनियर होता है, हमारा लीनियर होता है। इनका कैसा होता है, इनका सर्कुलर होता है। हमारे अंदर भी डबल स्टैंडर्ड होता है और इनके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्लियर हो गया। बच्चों ये तो मेन क्रोमोसोम था जिसको आपने बोल दिया सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है और सर्कुलर है। देखिए इसीलिए बिल्कुल ऐसे ये इसका कोई फ्री एंड दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ये सर्कुलर फॉर्म में है, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। इसके अलावा भी बच्चों और भी एक क्रोमोसोम होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड भी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी बात क्लियर हो गई। और जो इनका जो फूड स्टोर होगा या रिजर्व मटेरियल स्टोर होगा वो जिस बॉडी में होता है उसको बोलते हैं इंक्लूजन। उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन। और बच्चों हर सेल को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा राइबोसोमल फैक्ट्री। तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम भी पाया जाता है। जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ। क्या मंत्र बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों दुनिया की किसी भी सेल में क्या मंत्र बता देता हूँ,
दुनिया की किसी भी सेल में 6 चीज़ें जरूर कॉमन होंगी। वो सेल छोटी हो, बड़ी हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर है, किस लेवल की बनी हुई है, मतलब कौन सा चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें 6 चीज़ें कॉमन होंगी ही होंगी, दुनिया की कोई भी सेल हो। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। देखो इसमें है, आप देखिएगा सभी सेल में मिलेगी, चाहे कैसी भी सेल हो। साइटोप्लाज्म जरूर मिलेगा, और साइटोप्लाज्म में ही बच्चों क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है साइटोप्लाज्म में, तो मेटाबॉलिज्म भी कॉमन हो गया। ठीक है, और बच्चों मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, एंजाइम, तो एंजाइम भी कॉमन हो गया। कितनी चीज़ें कॉमन हो गई बच्चों, 1 2 3 4। और बच्चों किसी भी सेल में जेनेटिक कंट्रोल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल बनाती है, तो जब एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल बनाएगी तो वहाँ पे क्या जेनेटिक मटेरियल भी होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, तो हर सेल में न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में कम विकसित है बच्चों, तो किसी में ज़्यादा। चलो बताइए, जिसमें कम विकसित है वो प्रोकैरियोटिक और जिसमें ज़्यादा विकसित है वो यूकैरियोटिक। और बच्चों जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, क्रोमोसोम। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। किसका बना होता है, डीएनए का। सर्कुलर डीएनए किस में बताया था, जल्दी बताइए, प्रोकैरियोट्स में, और लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स में। राइबोसोम भी बच्चों हर एक सेल में पाया जाना चाहिए। एक मोटा मोटा एग्जांपल आपको बताऊं, बताइए एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन। और बच्चों प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक, कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन है, तो आंसर आया था राइबोसोम। और ये नीट में पूछा जा चुका है बच्चों, ये नीट में पूछा जा चुका है। क्लियर। अब बच्चों मैं आपको यूकैरियोटिक सेल बता दूं, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखिए सारे के सारे वो ऑर्गेनेलिस पाए जाएंगे। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या खास बात थी, उसमें नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस। और सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है बच्चों, सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो ये कोशिकांग होते हैं, इन्हीं को सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। हिंदी में कोशिकांग, इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेली। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सेल ऑर्गेनेलिस है। तो प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होता है। जबकि बच्चों यूकैरियोट्स में बता दूं आपको क्या होगा, दोनों ही पाए जाएंगे, नॉन मेम्ब्रेनस भी पाया जाएगा और मेम्ब्रेनस भी पाया जाएगा। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होगी। पहले वो चीज़ें देख लेते हैं कि कितनी चीज़ें कॉमन थी। चलिए गिनिए बच्चों, 6 चीज़ें कॉमन थी। पहला, और बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियस कहीं ढूंढो, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। चलो बच्चों क्रोमोसोम किसका बना था, डीएनए का। यहाँ कैसा डीएनए होगा, लीनियर। ठीक है, उसी को क्रोमैटिन कहते हैं, बताएंगे आपको बाद में। वैसे लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड सब बता रखा है। अब आगे देखिए और क्या होगा, 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ साइटोप्लाज्म ढूंढिए, कहीं लिखा होगा साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म तीसरी चीज़ हो गई। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो 6वीं चीज़ हो गई, 6वीं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन किससे होता है बच्चों, एंजाइम से, तो वो 5वीं चीज़ याद आ गई आपको। ठीक है बच्चों, और क्या, राइबोसोम होना ही चाहिए, तो ये देखिए राइबोसोम याद हो गया, 4थी चीज़ हो गई। अब गिन लो बच्चों, 1 2 3 साइटोप्लाज्म, 4 राइबोसोम, 5वां बच्चों एंजाइम्स, और 6वां मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखा आपने, सब कुछ कॉमन है, दुनिया की कोई भी सेल हो ये जरूर पाया जाएगा। अब बच्चों अगला पॉइंट नोटिस करिएगा, ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसमें भी था, वो तो कॉमन में आ गया। उसके अलावा क्या देखिए, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे स्मूथ हो या रफ, दोनों पाए जाएंगे, दोनों में मेम्ब्रेनस है। देखिए बच्चों, न्यूक्लियस वर्ड इसीलिए इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, वरना हम लोग न्यूक्लियस को कहाँ क्या बोलते थे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। गोल्गी बॉडी में बच्चों मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। गोल्गी वेसिकल में भी मेम्ब्रेन है, पेरोक्सीसोम में भी मेम्ब्रेन है बच्चों, इवन वैक्यूल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को तो आपने नाम भी सुना होगा, टोनोप्लास्ट। तो क्या क्या समझ में आ गया, इनमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एक्स्ट्रा पाए जा रहे हैं। देखिए जो कॉमन चीज़ें थी वो तो मैंने बता दी, और इसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज एक्स्ट्रा पाए जा रहे हैं, और थोड़ा ज़्यादा एडवांस सेल है,
ये कैसी सेल है? एडवांस, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल। और बच्चों मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली जिनमें पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए। तो बच्चों बताइए कंपार्टमेंटाइजेशन किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में। किस में होता है? यूकैरियोट्स में। बताइए कंपार्टमेंट्स किस में आपने देखे? कंपार्टमेंट किस में देखे? क्या इसमें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं अंदर? क्योंकि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। क्या इसमें कंपार्टमेंट थे अंदर कहीं? कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है? नहीं, तो इसमें कंपार्टमेंट्स नहीं थे, कंपार्टमेंट्स नहीं थे, इसीलिए इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता। इसमें कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट किसने बनाया बच्चों? देखिए जैसे ये न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट बना लिया, ये देखिए ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये देखिए तीसरा कंपार्टमेंट, ये चौथा कंपार्टमेंट, ये पांचवा कंपार्टमेंट, ये छठवां, ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बन गए। इसी को बोलते हैं बच्चों कंपार्टमेंटाइजेशन। ठीक है। उसके अलावा आप जानते हो कि और क्या होगा? और भी थोड़ी एडवांसमेंट तो हो ही जाएगी सेल की। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई। आइए थोड़ा और डिटेल में हम लोग चलते हैं। इस फिगर में बच्चों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की तुलना की गई है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इसमें न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियाइड। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बच्चों देखिए यहाँ सर्कुलर डीएनए है। यहाँ कैसा डीएनए होता है? यहाँ एक क्रोमोसोम होता है, वो भी एक क्रोमोसोम होता है बच्चों, और वो सर्कुलर डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड के सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते थे? ये देखिए एक्सप्रेस किया गया, नाम नहीं लिखा, नाम मैं लिख देता हूँ, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, इसको बायोटेक में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है बट एक्स्ट्रा, ये भी सर्कुलर डीएनए का ही बना हुआ है, ये भी सर्कुलर डीएनए का ही बना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल करेंगे और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ठीक है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल पाई जा रही है। यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि तुलना कर दिया कि कुछ यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल हो सकती है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल इनमें सब में होती। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल लगभग सब में होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ में होती, कुछ में नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल्स भी यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। लेकिन प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जा रही है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों। कैप्सूल आप देख ही रहे हैं, कैप्सूल आप देख रहे हो। राइबोसोम पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म बच्चों सब दोनों में कॉमन होगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ देखिए एक्स्ट्रा क्या है? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एक्स्ट्रा पाए गए, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एक्स्ट्रा पाए गए। कंपार्टमेंटाइजेशन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों। और ये छोटी सेल होती है, ये बड़ी। जो छोटी सेल होती है वो तेज़ी से डिवाइड होती है, और जो बड़ी सेल होती है बच्चों वो धीरे धीरे डिवाइड होती है। ठीक है। क्लियर? तो आई होप सो समझ में आया होगा। एक चीज़ और तुलना कर दूं बच्चों, इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें मैनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मैनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसमें सर्कुलर डीएनए था, जबकि यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे डीएनए होते हैं। वन क्रोमोसोम मतलब वन डीएनए। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, लगे रहिए, देखते रहिए आगे। बच्चों आज मैंने जितना आपको पढ़ाया, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल को। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बच्चों मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नीट का सब कुछ इस वीडियो से आएगा, जो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप देखिएगा, सब कुछ, किसी भी लेवल का पेपर हो, इजी या टफ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बच्चों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखते हैं। इस तरफ दिया है प्रोकैरियोट्स और इस तरफ दिया है यूकैरियोट्स। आइए डिटेल में देखते हैं। सर्कुलर डीएनए पाया गया है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है साइटोसॉल में। क्यों बच्चों? क्योंकि इनकी सेल के अंदर यहाँ पे देखो सर्कुलर डीएनए पाया जाता था, और इसी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते थे बच्चों? न्यूक्लियाइड। इसीलिए यहाँ पर सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म में ही माना जाता है, साइटोप्लाज्म में ही माना जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, तो देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसीलिए साइटोसॉल वर्ड यूज़ कर दिया गया। इनमें डीएनए कैसा था बच्चों? अभी बताया मैंने आपको, हमारे पास जो डीएनए था वो लीनियर डीएनए था। याद करिए, इस तरीके का बनाया था। इनमें डीएनए कैसे बना रहा था? मैं बार बार ऐसे बना रहा था। इनमें नो ऑर्गेनेलीज बच्चों, नो ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट लिख देता हूँ राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम तो कॉमन है। इसमें सेवरल, वो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है। इसमें मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों पाया जाएगा।
और यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे बच्चों, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड वर्ड तब यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, विच इज़ नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। सब कुछ क्लियर, देखिए आपको तुरंत समझ में आ रहा है। और न्यूक्लियस तब बोलेंगे जब मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होगा। इनमें कितने क्रोमोसोम थे बच्चों, बताइए जल्दी बताइए, सिंगल क्रोमोसोम। इनमें कितने क्रोमोसोम थे, मोर देन वन, यानी मैनी क्रोमोसोम हो सकते थे, सेवरल क्रोमोसोम हो सकते थे। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इसमें कोई रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। जबकि हम लोगों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि स्टेरॉल्स और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, देखिए ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इसमें सेल वॉल पाई जाती है, अभी बताया था ना, सेल वॉल पाई जाती है इनमें, और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये क्या होता है बच्चों, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी डिफरेंस समझा रहा हूँ। इनमें लिखा है केमिकली सिंपल सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल सिंपल होती है। क्यों ऐसा क्यों बच्चों, इनको हार्श कंडीशन में रहना है, इनको विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बचाना है। जैसे मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो नुकसान हो सकता है इनको, इसीलिए ये अपने आप को बचाने के लिए इनमें क्या होता है, एक रेजिस्टिव सब्सटेंस पाया जाता है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। जबकि ये उतने ज़्यादा हार्श कंडीशन में नहीं पाया जाता, इसलिए सिंपल सेल वॉल होगी। ठीक है, और वो भी बता दूं बच्चों, सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स में और फंजी में। एनिमल में तो होती नहीं, हम लोग में तो होती नहीं है, लिख दूं यहाँ एब्सेंट इन एनिमल्स, जो कि आपको प्लांट और सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इनमें सेलुलोज की बनी होती प्लांट में बच्चों, और फंजाई में बनी होती काइटिन नाम के केमिकल की। अब आगे अगला पॉइंट, इसमें डीएनए से जब आरएनए बनता है और फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो सब एक ही जगह होती है। कहाँ होती है, साइटोसॉल में। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन एक ही जगह बनती है बच्चों। इसमें डीएनए से आरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में बनता है, और बच्चों जो आरएनए से प्रोटीन होती है ना वो बनती है साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में। ठीक है, क्लियर बच्चों। और डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। बहुत सारे वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप इस पर देख लीजिएगा सर्च करके। फिर आगे फ्लैजिला, अगर इसमें फ्लैजिलम या फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सिंपल होगा, सिंपल होगा बिल्ड फ्रॉम टू प्रोटीन, दो प्रोटीन से बना होगा। और सिंपल होगा बच्चों, आपने सुना होगा 9+0 अरेंजमेंट, यहाँ 9+2 अरेंजमेंट होगा, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। इसमें दो तरह की प्रोटीन का बना होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। चलिए बच्चों, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लें। मे हैव पिली एंड फिम्बरी, देखा था आपने, इसमें पिली और फिम्बरी पाया गया था। और इसमें बच्चों क्या, इसमें सीलिया पाया जा सकता है, इसमें सीलिया। मे का मतलब पाया जा सकता है, मे का मतलब ये नहीं होता है कि 100% प्रेजेंट। मे का मतलब मैं जैसे मैंने बोला कल क्लास हो सकती है, तो मे, इट मे बी। और बच्चों इनके न मम्मी होते न पापा, एक बैक्टीरिया से ही दो बैक्टीरिया डिवाइड होकर के बन जाते हैं। तो बच्चों क्या बोलोगे, इनके मम्मी पापा हैं? नहीं। लेकिन हमारा विकास कैसे हुआ, हमारा विकास हमारे मम्मी और हमारे पापा से हुआ है। ठीक है, तो पापा के लिए मैंने स्पर्म बना दिया, मम्मी के लिए मैंने ओवम बना दिया। जब ये दोनों फ्यूज़ किए तब हमारा विकास हुआ। तो बच्चों ये तो एन, अगर इनमें एन क्रोमोसोम है तो एन ही एन रहेंगे, यानी कि ये सिंगल सिंगल सेट में रहेंगे। तो इस तरह के सेट को बोलते हैं हैप्लाइड। तो इनमें हैप्लाइड जीनोम पाया जाएगा। जीनोम क्या होता है, क्रोमोसोम का सेट। क्रोमोसोम के सेट को हम जीनोम कहते हैं। तो इसमें एक ही सेट होगा। देखो मान लो यहाँ 13 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे भी 13 ही आएंगे, यहाँ पे भी 13 ही आएंगे। लेकिन ज़रा सोचो, मम्मी के पास क्या थे, मम्मी के पास n, पापा के पास n था, मम्मी के पास भी n था, तो हम लोग के पास 2n आ गया। मम्मी से भी आ गया, पापा से भी आ गया, इनका देखो n ही n है, हमारा डबल हो गया। तो इसीलिए हम लोग हैं डिप्लाइड। हम लोग में जीनोम दो प्रकार के होते हैं, वन फ्रॉम मदर साइड, सेकेंड वन फ्रॉम फादर साइड। इनमें न मम्मी होती न पापा, इसलिए एक ही प्रकार का जीनोम होता है। बच्चों अभी हमने पढ़ा था इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। देखो लिखा है डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम, यानी जो मेन क्रोमोसोम था उसके बाहर जो एक और डीएनए प्रेजेंट था उसको बोल रहे थे। इसमें प्लाज्मिड कभी नहीं पाया जाता है। और इनमें कॉम्पैक्ट जीनोम होता है, इनका जीनोम बहुत कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा। इनका बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें नॉन कोडिंग पार्ट भी पाए जाते हैं। ये नॉन कोडिंग क्या होते हैं बच्चों, इनके बारे में बाद में समझेंगे। इनमें ग्लाइकोकैलिक्स का कवर हो सकता है, जो इसको स्टिकी बनाता है। बच्चों ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है
इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। नीट 2017 कि बताइए ग्लाइकोकैलिक्स किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया के चारों तरफ, बिकॉज बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, और वो उसे कैसा नेचर देता है? स्टिकी ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स ओनली इफ नो सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स तभी होगा जब सेल वॉल ना हो, जैसे कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्ट जैसे अमीबा वगैरह उनमें पाया जा सकता है। इनमें राइबोसोम स्मॉल होगा, और बच्चों बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीराइबोसोम होता है, जबकि यहाँ लार्ज राइबोसोम होगा, और साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस पे भी चिपका रहता है। ठीक है, क्लियर? और स्मॉल राइबोसोम भी इनमें होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में क्लियर करेंगे। बच्चों इनमें सिंपल टाइप का जीनोम होता है, अभी आपने पढ़ा था सिंपल जीनोम होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट, तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन कभी नहीं पाई जाती। इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन कभी नहीं पाई जाती है। हमारे क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इनके अंदर बच्चों फिगर दिखाता हूँ तो ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी IMP फिगर दिखाता हूँ मैं आपको। बच्चों देखिए, इसमें जगह जगह पे ये जाल पाया जा रहा है, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। लेकिन ये सेल को सहारा देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल को सहारा देने वाले कंकाल। तो ये बच्चों किस सेल में पाया गया? ये कौन सी सेल है बच्चों? यूकैरियोटिक में पाया जा रहा है। जरा प्रोकैरियोटिक सेल को देखो, प्रोकैरियोटिक में ऐसा कहीं लिखा हुआ है बच्चों? कहीं कुछ फाइबर जैसा बना हुआ है? नहीं, तो ये नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, लैक्स लिखा हुआ है। यहाँ देखिए साइटोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों इसमें कैप्सूल पाई गई थी, लेकिन यहाँ कैप्सूल नहीं पाई जाती है। और कैप्सूल हमेशा उसकी बनी होती है बच्चों, म्यूसिलेस की, जिसको माइकोलैजिनस कैप्सूल भी कहा जाता है। ये देखें माइकोलैजिनस। सेल का साइज़ बच्चों यहाँ छोटा होगा और यहाँ बड़ा होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं याद करा दूंगा। और इनमें बच्चों केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल डायरेक्टली बन जाती है। लेकिन बच्चों हम लोग में क्या होता है? हम लोग में मम्मी और पापा दोनों का गैमेट फ्यूज़ करेगा, तब जाके हमारा शरीर बनेगा। इसको बोलते हैं बच्चों सेक्सुअल। जिनमें गैमिट बनेगा उन्हें सेक्सुअल, जिनमें फर्टिलाइजेशन होगा उनमें सेक्सुअल, जिसमें गैमिट और फर्टिलाइजेशन नहीं बनेगा बच्चों उनमें एसेक्सुअल। तो प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, क्योंकि एक सेल 2 सेल में टूट जाती है। और बच्चों हम लोगों में क्या होता है? यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। 2 प्रकार का होता है बच्चों, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस को बच्चों बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? 2n से n हो जाएगा, जीनोम आधा रह जाता है, 2n से n हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहा जाता है बच्चों। अगर कोई सेल 2n है तो अभी भी 2n ही रहेगी, अगर कोई सेल n है तो अभी भी n ही रहेगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। तो इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन, इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं बच्चों। बाकी हम आपको बताते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ने पढ़ा क्या? आज हम लोग ने पढ़ा सेल कैसे बनी, सेल किस चीज़ की बनी, तो मैंने बताया केमिकल्स की बनी है। उन केमिकल्स को हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चों। एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में लगातार बदलता रहता है, यानी कि सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शन को जो हमारे शरीर में चल रही है, दिस इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसी रिएक्शन के कारण हम दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब जिंदा हैं बच्चों। अगर मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा? मेरे शरीर में तो सेल से बना हुआ है, लेकिन मेरे सेल की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाएगा। तब क्या होगा? तब मुझे डेड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी जिंदा अपने सेल की वजह से नहीं है, बल्कि सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण जिंदा है। बच्चों बताइए मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए साइटोप्लाज्म को क्या कहा गया था? एरिना ऑफ द सेल, एरिना ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, छह चीज़ें सारी सेल में कॉमन होती हैं, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, छोटी हो, बड़ी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कैसी भी हो बच्चों। आई होप सो आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने इवोल्यूशन और सेल को आपस में जोड़ दिया है, इससे आपका वीडियो लेक्चर काफ़ी आसान हो गया है। बच्चों लगे रहिए, लगातार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा बच्चों, क्योंकि इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, और जब किसी भी इंसान को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो बहुत एनर्जेटिक होकर के अच्छा सा काम करता है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।
अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग करेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। प्लांट और एनिमल सेल के में डिफरेंस और आगे का लेक्चर।